आज के जो हमारे गेस्ट है वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और इस बार हैं हमारे आमने सामने निशिकांत दुबे। आजकल आप बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हो, इसलिए आप न्यूज मेकर हो। लेटेस्ट आप क्यों राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं जनता। नहीं, लेकिन पिछले 20-25 दिन से तो कोई कंट्रोवर्सी मेरे साथ हुई नहीं। आजकल आप उनके डिग्री के पीछे भी तो पड़े हो ना, सिटीजनशिप के पीछे भी लोग पड़े हुए हैं। नहीं, मेरा वो बड़ा हॉट टॉपिक है। उसके पीछे कारण ये है कि जब हम सत्ता में आए फुल फ्लेज्ड 2014 में, तो सोशल मीडिया के जमाने में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, छोटी सी छोटी बात भी जो है हमारी आम लोगों तक है। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, मतलब यूट्यूब है, और सभी पत्रकार हैं। इस कारण से 140 करोड़ लोग पत्रकार हैं। बाहर में भी कुछ बैठे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इस तरह के लोग हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन, उसके जो प्रभावित लोग हैं। लेकिन जब यह सत्ता में, खासकर 2004 से लेकर 14 तक, जब राहुल जी और सोनिया जी, क्योंकि उसके पहले उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना ही नहीं, तो इन्होंने क्या गलती की, राजीव गांधी जी ने क्या गलती की, इंदिरा जी ने क्या गलती की, नेहरू जी ने क्या गलती की, आज जिस समस्या को लेकर हम जूझ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो जब मैं वो रिसर्च करके देता हूं तो लोग कहते हैं कि आप राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए हो, आप सोनिया जी के पीछे पड़े हुए हो, गांधी पर। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ। मैं तो केवल जो बातें इन्होंने की हैं, जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था 2014 के पहले, मैं वो बातें जो है जनता के सामने ले जा रहा हूं। अब यदि उनके पीछे जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो निशिकांत जी, एक सेकंड। निशिकांत जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं, आप रोज कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ले आते हैं, कहीं ना कहीं फ्लैश करते हैं, कौन दे रहा है आपको ये डॉक्यूमेंट, ये भी जनता जानना चाहती है। आपकी रिसर्च टीम कौन है? आपकी रिसर्च टीम में कौन है? मेरी रिसर्च टीम मैं खुद का हूं। यदि, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरह, जैसे प्रशांत किशोर को यह भ्रम है कि 2014 का जो है चुनाव मोदी जी को उसी ने जिता दिया, यदि उस तरह का मेरा रिसर्च टीम यदि कोई होता, तो उसको यदि भ्रम होता कि मेरे कारण ही निशिकांत दुबे की रिसर्च है, तो अभी तक भाग नहीं गया होता। तो निशिकांत जी से भी कोई कंपटीशन नहीं चाहिए? नहीं, मेरी कंपटीशन मेरे से ही है और मुझे कोई दूसरा कंपटीशन नहीं चाहिए। आप राहुल गांधी के फेक सिटीजनशिप के बारे में बात करते रहते हो कि आपके भी तो फेक डिग्री के बारे में बात होती है। वो तो मैंने कहा दिया ना, मैंने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन हुआ, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन हुआ, और सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरी डिग्री जेन्युइन है, मैं डॉक्टरेट हूं, और इसके आधार पर मैंने अगला चुनाव लड़ा। ये फैसला 2023 में आया, और मैंने 2024 के चुनाव में, जो 2019 में मैंने भरा था, वही 2024 में भरा। अब यदि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट के ऊपर नहीं भरोसा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? देखिए निशिकांत जी, एक तरफ जहां पे आपके खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे केसेस वगैरह जेएमएम करती रही, अब कांग्रेस ने भी साथ पकड़ लिया, सुप्रिया श्रीनेत पीसी करती है आपके परिवार के बारे में। मतलब आप सोचो पायल, आप मंत्री नहीं हो, आप एमपी हो, आप निशिकांत दुबे हो, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग बीजेपी में हैं जिनके ऊपर एक फुल फ्लेजेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रिया श्रीनेत ने किया है, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आपके फैमिली के। काश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ऊपर होती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की नीचता इतनी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने मेरी वाइफ के ऊपर किया। निशिकांत जी, टू बी वेरी फेयर, मैं सबसे आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के फैमिली पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो वो लोग भी तो आपके फैमिली पे मैंने किस फैमिली आप एज एन बीजेपी? नहीं, मैंने जो है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। मैंने आज तक, मेरे ऊपर हेमंत सोरेन जी ने 52 केस किए हैं, मेरे ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे 2 छोटे बच्चों के ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि हेमंत सोरेन जी के कितने बच्चे हैं। मैंने कल्पना सोरेन जी के बारे में एक शब्द नहीं कहा है, मैंने उनकी बहन अंजलि सोरेन जी के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। मैंने उनकी मां, तो रॉबर्ट वाड्रा पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। रॉबर्ट वाड्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करती है जबकि रॉबर्ट वाड्रा किसी डिफेंस डील में नजर आते हैं। संजय भंडारी के साथ, संजय भंडारी को पिलाटस का एक मिल गया, एग्रीमेंट मिल गया, या उसको आप समझिए कि डिफेंस डील मिल गया। उसकी पार्टी होती है जेनेवा में, और आप संजय भंडारी के टिकट पर यदि ट्रेवल करते हो तो बीजेपी करेगी ना कि डिफेंस डीलर संजय भंडारी भागा हुआ आदमी है। यदि आप उसके पार्टी में जाओगे जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में,
तो उसके बारे में कहेगा ना कि तुम क्यों गए भाई। दूसरी बात, यदि उसके साथ मेल आपका पकड़ाता है ट्रेल कि 12 बेंसन स्क्वायर जो लंदन की प्रॉपर्टी है उसका कैसे आप फर्निशिंग करोगे, कैसे उसकी दीवार बनाओगे, तो उसके आधार पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसमें कोई गलत नहीं करती है कि आपका संजय भंडारी के साथ क्या संबंध है, इसमें कौन सा गलत बात कर दी। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप ये बताओ, मैं आप जहां बैठी हुई हो, मैं यहां से अभी उठा के आप लोगों को ले जाने वाला हूं, मेरी वो प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी, मॉल बन रहा है, उसका मैंने 2009 में यदि कहा होगा तो मैंने कहा होगा कि 3 करोड़ उसका दाम है। 2009 में, उस वक्त मैं सांसद नहीं था। आज यहां बैठे हुए आप किसी आदमी से पूछ लीजिए, मेरे उस जमीन की कीमत मिनिमम 100 करोड़ रुपए होगी। आप क्या कहोगे? मुझे तो तकलीफ इस बात की है कि सभी लोगों को लगता था कि मेरे पास 1000-2000 करोड़ है, 30 करोड़ में मुझे निपटा दिया कांग्रेस ने। अब मुझे लोग गरीब मानते हैं। मैं आपको बताऊं कितने ऐसे लोग जिनको भ्रम था कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब वो मेरे से बात नहीं करते हैं। उसको लगता है कि मैं तो फुकरा हूं, मैं गरीब आदमी हूं। 30 करोड़ में तो मुझे कांग्रेस ने निपटा दिया। आपके बहुत सारे दोस्त जो ऑपोजिशन में, वो ये भी कहते हैं कि निशिकांत दुबे का निशाना जो है वो खुद के लोगों पे भी चलता है। क्या हो गया ऐसा, राजीव प्रताप रूडी से इतने नाराज हो गए? आपके बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो। राजीव प्रताप रूडी जी आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इनसे ज्यादा जो है कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं हमेशा सिद्धांत की राजनीति करता हूं और सिद्धांत की राजनीति में मेरे घर परिवार के लोग भी यदि मेरे सामने होंगे तो मुझे उससे लड़ने में कोई परेशानी नहीं। पर उनका तो ये कहना है कि आपने इलेक्शन तो संजीव बालियान के कंधे पे बंदूक रख के लड़ा, बेचारा संजीव बालियान मैं निपट आपको गया। ऐसा बताऊं कि राजीव मैं प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के किसी चीज में नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि राजीव प्रताप रूडी से आज भी व्यक्तिगत संबंध है। तो आपको बुरा लगा? जहां तक सिद्धांत का सवाल है, मेरा सिद्धांत और मेरा विवेक जो कहता था वो काम मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया। जहां तक संजीव बालियान का सवाल है, निशिकांत जी आपके क्योंकि अच्छे संबंध है उनके साथ, तो क्या आपको बुरा लगा जब उन्होंने आपके खिलाफ एक कमेंट पब्लिकली दिया, या उनको नहीं देना चाहिए था? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। ऐसा कैसे हो सकता? मैं ये कह सकता हूं कि अर्जुन को भी ये भ्रम हो गया कि सभी मेरे भाई दोस्त हैं महाभारत के युद्ध में, तो इस युद्ध में भी जो है मुझे वो भ्रम नहीं है अर्जुन का। भगवान कृष्ण ने अपना एक विराट रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। उन्होंने कहा कि मैं ही मर रहा हूं, मैं ही मार रहा हूं, कोई अपना पराया नहीं है। धर्म युद्ध जो है वो धर्म युद्ध है। तो मैंने संजीव बालियान के साथ धर्म युद्ध लड़ा। हार और जीत होते रहते। एक क्लब का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा, वो क्लब सांसदों का क्लब। ऐसे बहुत सारे क्लब। आप ये कहिए कि एक मामूली सांसद होने के लिए इतनी लड़ाई, एक मामूली विधायक होने के लिए इतनी लड़ाई, ऐसा नहीं है। टॉल पर मैं जब जाता हूं ना, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं 20 रुपया 30 रुपया टॉल पर नहीं दे सकता हूं। लेकिन यदि टॉल पर फ्री का जो है वो मिला हुआ है, यदि कार्ड मिला हुआ है कि सांसद जो है वो एग्जिट कर सकते हैं बिना पैसा दिए हुए, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे गाड़ी में यदि नहीं टंगा हुआ रहता है तो मैं अपना निकालता हूं आई कार्ड और मैं कहता हूं कि ये मैं सांसद हूं, मुझे टॉल पर पैसा नहीं देना है। तो इसमें थोड़े है कि 30 रुपया मेरे पास नहीं है। अरे वो अधिकार है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेरा अधिकार था, मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी। अब जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, क्योंकि अब लड़ाई तो खत्म हो गई, इलेक्शन पीछे है। मैं पिछले 6-7 साल से नहीं जाता हूं। पहले मैं जाता था, मैं रेगुलर था, लेकिन जिस कारण से नहीं जाता था जी, अब और भी नहीं जाओगे आप? नहीं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कोई बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। राजीव प्रताप जी ने नहीं बुलाया अभी तक? आप नहीं बुलाया, लेकिन उनका दिवाली में जो है मैसेज आया था, उन्होंने ग्रीटिंग दिया मुझे और मैंने उनको नमस्कार किया। बड़े भाई हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धा पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों को हमेशा प्रणाम करते रहिए, उनका सम्मान करते रहिए। राजीव प्रताप रूडी जी सम्मानित आदमी हैं, मैं सम्मान करता हूं। ये कई लोग कहते हैं लेकिन अगली बार मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं फिर लड़ाई करूंगा। बट मैं एक बात बता दूं निशिकांत जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश है। कांग्रेस पार्टी इस बात से खुश है कि राजीव प्रताप रूडी जीत गए और आप लोग हार गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ खास आपको बहुत देखिए, ज्यादा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वाइफ के खिलाफ किया ना, तो मुझे समझ में आया कि मैंने एक काम जरूर किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लेवल इतना बड़ा हो गया कांग्रेस पे कि अब कांग्रेस का हिम्मत साहस नहीं है कि माननीय पीएम साहब के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में करे, माननीय नड्डा जी के बारे में करे। अब कांग्रेस पार्टी का लेवल जो है निशिकांत दुबे तक आ गया है, जो ना मंत्री है ना महामंत्री है, कुछ नहीं है, एक मामूली सांसद है। तो कांग्रेस के लेवल को मैं नीचे ले आया और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बहुत बड़ी भूमिका है। यही, अरे सोनिया गांधी आ गई वोट डालने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालने के लिए आ गए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है?
ये बात भी सच है कि कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने आकर के बोला, डोंट वरी मिस्टर रूडी, वी विल वोट फॉर यू। मैंने सुना है और मैं सुनी सुनाई बातों पर बहुत यकीन नहीं करता। राहुल गांधी ने लेकिन ओपनली कहा था रूडी को, आई रिमेम्बर, हम लोग खड़े थे उसे, फ्लाइट कैसे चल वो चले गए थे फिर वापस आए। नहीं, राहुल गांधी तो बिहार के चुनाव में नहीं नजर आ रहे हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भी चुनाव में नहीं नजर आए, वो वोटर थे, लेकिन उनकी मदर आई थी। अच्छा है, बढ़िया है। मैंने तो आपको कहा ना कि सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का लेवल निशिकांत दुबे पर आकर आ गया। यदि कोई मेरा कैंडिडेट है तो उसको हराने के लिए पहुंच गए, इससे बड़ी क्या विक्ट्री हो सकती है। और एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है, हमको लगता है कि पहले मुझसे निपट लो फिर मेरे नेताओं के पास जाना। देखिए, अच्छी बात, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, ये तो हम देख ही रहे हैं, चाहे हम पार्लियामेंट के अंदर देखें या पार्लियामेंट के बाहर देखें, पार्टी को भी बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि महिला आरक्षण बिल पे सबसे पहले आपको बोलने के लिए बोला जाएगा। क्या आपकी तैयारी रही, कब आपको पता चला कि आपको बोलने के लिए बोला जाएगा? और उस दौरान आपने शायद अपनी माता जी का भी कोई जिक्र किया था। मैं आपको बताऊं कि जनरली मैं पार्लियामेंट 10:50 पर पहुंचता, और जब तक पार्लियामेंट में ताला चाबी नहीं लगता है मैं बाहर नहीं निकलता। और इस पार्लियामेंट का तो और भी एक रिकॉर्ड है कि 100% अटेंडेंस है हमारी। तो ये नया पार्लियामेंट बना था, पार्लियामेंट कहाँ है, कहाँ बैठने की जगह है, नहीं पता था। मेरी वाइफ जो है, चूंकि बच्चे उस वक्त जो है लंदन में थे, मेरी वाइफ वहीं थी, तो मैंने कहा कि कल मुझे पार्लियामेंट जाना है, नया पार्लियामेंट देखूंगा, मैं तुमको वहां से दिखाऊंगा फोटो कि कैसा है। मैं कहा कि तुमको बोलना चाहिए। मैंने कहा कि महिला रिजर्वेशन है, वहां तो हाथ उठाने के लिए जाना है, कोई महिला बोलेंगी पार्टी के लिए। तो मैं उस दिन 5 मिनट लेट से 10:55 पर पार्लियामेंट पहुंचा। जब तक मैं पार्लियामेंट में घुसता तब तक अनुराग सिंह ठाकुर जी उस वक्त एंड भी मिनिस्टर थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि आपको जो है बोलना है, आप पहले स्पीकर हो भारतीय जनता पार्टी के। मैंने कहा क्या बात करते हो, ना मेरे पास कागज है ना पत्र, और पहला ऐसा बिल था जिसके ऊपर मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। तो मैंने कहा कि मैं तो बोल पाने की स्थिति में, तब तक मैं पार्लियामेंट के अंदर घुसा, कहां बैठना है ये भी नहीं पता, आपको पता है नहीं पार्लियामेंट में किसी की सीट अलॉटेड नहीं थी। तो सामने से मुझे माननीय गृह मंत्री जी आते हुए दिखाई दिए, तो मैं दौड़ के गृह मंत्री जी के पास गया, कहा कि तुमको आ गया फोन अनुराग जी का? मैंने कहा हाँ। तो ये लोग बैठते हैं माननीय प्रधानमंत्री, मैं जितना अनुमान लगा सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास बैठते हैं, तो उन्होंने वहां से तय किया होगा। कहा मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बोलना है, लेकिन बोलना तुम्हीं को। और आपको सोनिया गांधी के बाद बोलना। और मुझे सोनिया जी, क्योंकि विपक्ष को स्टार्ट करना था, तो सोनिया जी पहली स्पीकर है, सोनिया जी के बाद तुम बोलोगे। और आपको ध्यान हो कि पार्लियामेंट में जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कांग्रेस वालों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया कि कोई महिला नहीं है, बीजेपी से कौन बोलेगा। तो माननीय गृह मंत्री जी खड़े हुए कि यदि पुरुष जो है महिला रिजर्वेशन पर खुश है और हमने निशिकांत को तय कर दिया, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो मैं बिना तैयारी के जो है भगवान का नाम लिया और बोल दिया। और मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उस पार्लियामेंट का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नई पार्लियामेंट का, जब भी पार्लियामेंट का इतिहास लिखा जाएगा, नया पार्लियामेंट कब चालू हुआ, किस लिए चालू हुआ, तो महिला रिजर्वेशन ऐतिहासिक विधेयक था जो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए, इसीलिए पार्लियामेंट का विशेष सत्र आयोजित हुआ था। और मेरे लिए सौभाग्य है कि उसका पहला स्पीकर बीजेपी की तरफ से कौन है, तो निशिकांत दुबे। देखिए, विपक्ष को आपको अपोज करने का कारण भी एक और है, जो 2024 में हुआ था, महुआ मोइत्रा बाहर हुई थी। आप महिला आरक्षण बिल की बात करें तो हम महिलाएं की बात कर रहे हैं। झारखंड का पिटबुल बुलाया गया था, बिहारी गुंडा बुलाया गया था आपको। मुझे याद है, मैं इस कमेटी मीटिंग के बाहर थी। निशिकांत जी, आपके रॉटवाइलर है ना, थे? मेरे पास 5 रॉटवेयर है, आपको पिटबुल बुलाया गया। यही तो तकलीफ है ना। मैंने क्या कहा आपको कि मेरे पास, मैंने कहा कि लोगों को यह लगता था कि मेरे पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, मुझे कांग्रेस ने 30 करोड़ पर पहुंचा दिया। उसी तरह मेरे पास रॉटवाइलर थे, कोई मुझे पिटबुल की संज्ञा दे दे, तो मैं आपको बताऊं कि यही सब सोच से कोई मुझे रॉटवाइलर का देता, कोई एल्सेशियन डॉग का देता, तो मुझे अच्छा। पिटबुल भी क्यूट होते हैं, अच्छे होते हैं, वफादार ठीक है, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा एग्रेसिव आदमी हूं ना। हाँ, तो पिटबुल बहुत अग्रेसिव होते हैं। नहीं, रॉटवाइलर से ज्यादा एग्रेसिव नहीं। अच्छा, तो आप तो अगले बार आप चाहोगे कि महुआ मोइत्रा आपको कोई भी कुछ कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं कि आपने क्या महुआ मोइत्रा को कांग्रेचुलेट किया था जब उनकी शादी हुई? नहीं, या आपके सामने आई है कभी? आपकी कमेटी मैं कमेटी में जब अंतिम, हम लोग एक ही कमेटी में काम कर रहे थे, और ये इनकम टैक्स बिल पर, और मैंने अपना जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिया बैजन पांडा जी को प्रेज करते हुए कि इन्होंने बहुत अच्छे से कमेटी चलाई, तो मैंने 2 लोगों का स्पेशल थैंक्स किया। मैंने कहा कि महुआ मोइत्रा जी बहुत बिजी थी
इनकी शादी हो रही थी, इसके बावजूद भी वो लगातार कमेटी में आती रही, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। और मैंने फिर प्रिया सरोज के बारे में कहा था कि ये भी जीवन के उस दौर से गुजर रही है जहां कि इसको समय की आवश्यकता है, लेकिन उसने इनकम टैक्स बिल पर इतना समय दिया। तो मैंने उन दोनों को जो है बहुत प्रेज किया था, और प्रेज इसलिए किया था कि शायद मुझे जो है वो बुला ले अपने रिसेप्शन में, नहीं बुलाया, इसका भी अफसोस रहा। पर आपने तो उस मीटिंग में शायद ये भी कहा था कि मुझे जरूर यकीन है कि क्योंकि जो उनके हस्बैंड है वो आपके बड़े दोस्त मुझे थे, पिनाकी के ऊपर बहुत भरोसा था, क्योंकि पिनाकी मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे। लेकिन हो सकता है कि आपको बुरा लगता है कि महुआ मोइत्रो के चलते आपकी दोस्ती शायद पिनाकी मिश्रा से भी? नहीं, मुझे कुछ नहीं बुरा लगता है। मुझे ये सब चीजें जो है, जीवन एक ऐसा चीज है जिसके बारे में कि कभी नहीं सोचना चाहिए। जीवन कालखंड ऐसा है जो चलते रहना चाहिए। वो तृणमूल कांग्रेस की है, वो बंगाल की है, आप झारखंड के हैं। ऐसा क्या हुआ था आप पे कि और क्यों होता रहता है कि आपने महुआ मोइत्रो को टारगेट करना शुरू? नहीं, मैं महुआ मोइत्रा को कभी टारगेट नहीं। आपका कैंपेन सिंगल महुआ मोइत्रा ने गलत ढंग से टारगेट किया। मैं आपको बताऊं, कमेटी सिस्टम में आज तक, स्टैंडिंग कमेटी में कभी मैंने कोई लड़ाई झगड़ा किसी को गाली गलौज देते हुए नहीं देखा। वो तो कहती है कि उनको भी एज ए वुमन वाज टारगेटेड। नो, कमेटी में शशि थरूर साहब से ये पूछिए या शक्ति सिंह गोहिल से पूछिए, एक आदमी नहीं मिलेगा। और मेरी कमेटी में आप किसी से पूछिए, यदि कोई कमेटी सबसे स्मूथ चल रही है तो मेरी जिस कमेटी का मैं चेयरमैन, मैंने आज तक कमेटी सिस्टम में कभी किसी के साथ जोर से बातचीत नहीं की है। मेरा पहला अनुभव था आईटी कमेटी में शशि थरूर जी के नेतृत्व में, जहां की एक दूसरे को लोग गाली गलौज कर सकते। हमेशा वहां मुद्दों की बात होती है और पार्टी से ऊपर उठकर बात होती है, इसीलिए मैंने कभी टारगेट नहीं किया। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे बेटे के ऊपर जो केस हुआ, इसके ऊपर यदि 50 ट्वीट होंगे तो महुआ जी ने किया। मेरे शादी के बारे में आप समझिए, जिसके बच्चे हो गए 23 साल 24 साल के, मेरी शादी को 25 साल 26 साल हो गया, उस महिला को टारगेट करते हुए ट्वीट है, मेरे पास ट्वीट है। लेकिन वो महिला है तो वो क्या है कि महिलाओं को इस देश में, आप दोनों भी महिला हैं, उसको एक अलग तरह से प्रोटेक्शन प्राप्त है। पुरुष को गाली देते रहे कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष यदि कायदे की भी कोई बात बोले तो वो होगा कि वो महिलाओं के खिलाफ। नहीं, एक और वर्ड आपने यूज किया था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसको लेकर नहीं, वैशाली की नगर बधू, उसके लिए मैंने कहा था, आप लोग तो हिंदी समझती हो, मैंने एक इंटरव्यू में अपने कहा कि यदि आप लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं। जब मुझे गाली स्टार्ट हुआ तो एक महुआ मोइत्रा जी थी, एक हमारे यहाँ की विधायक हैं, अभी मंत्री हैं, आप समझिए कि वो मेरी एमएलए है, लेकिन तुम ताम कहेगी, मतलब हमेशा जो है तुम ताम। कभी आपने देखा, हम तो हमेशा सबको जी कह के संबोधित करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने या हमारे जो समर्थक हैं, उन्होंने इन दोनों के बारे में बहुत ही गलत बातें लिखनी स्टार्ट कर दी। उस पर मैंने ट्वीट किया था कि ये दोनों महिलाएं सम्मानित हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और जो मुझे लाइक करते हैं उन लोगों से अपील है कि आप इन दोनों के बारे में कोई भी गलत कमेंट नहीं करिएगा, फुल स्टॉप। यदि हिंदी समझती हैं। उसके बाद मैंने लिखा कि भारत की सभ्यता संस्कृति ये रही है कि हम वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान देते हैं। इसमें से ये दोनों महिलाएं कहां से आ गई? अब इस पर जो है कांग्रेस ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब आप समझिए, कांग्रेस, चूंकि सोनिया जी को भी अंग्रेजी ही आती है, राहुल जी को भी अंग्रेजी ही आती है, तो पूरा जो माइंडसेट है कांग्रेस का वो वही है, और इन लोगों ने भी उसको वही उठाया। और गलती ये है, मतलब इवन दिल्ली में भी जो बैठे हुए पत्रकार हैं, उनको हिंदी के बारे में, हिंदी को वो हीन समझते हैं, इसलिए हिंदी समझना ही नहीं चाहते। आज भी मेरा ट्वीट मौजूद है, आप पढ़ लो कि मैंने क्या लिखा। मैं इतना बता दूं कि अगर हम लोग आपको महुआ से इतनी दिक्कत थी, जो उनका बिहेवियर लगातार रहा, आपके कुछ दोस्तों को भी टारगेट करती रही। आपकी बहुत अच्छी मित्र है ममता बनर्जी, आपने कभी ममता बनर्जी से शिकायत नहीं करी कि थोड़ा समझाइए महुआ मोइत्रा को? नहीं, मैंने नहीं कहा। और कभी आपको ये डर नहीं लगा कि चलो ठीक है, मैं लड़ाई तो लड़ रहा हूँ पार्टी के बिहाफ पे, पर लोग मेरे बारे में इसके बाद क्या सोचेंगे? क्योंकि महुआ मोइत्रा उसके बाद जीती भी, वापस भी एंटी वुमेन, मिसोजिनिस्ट, मैं आपको बताऊं कि कितना कुछ कहा जाता है। मुझे धर्म पर बहुत जो है आस्था है ना। एक बहुत अच्छी बात कही है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि है। आपको हानि होगा, लाभ होगा, यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, वो सब भगवान जानता है। इसीलिए कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ये सोचती है कि आप इतने फेरोशियस होते हो
क्योंकि आप नंबर बनाना चाहते हो ताकि कभी ना कभी आपको एक मंत्री बनाते आ जाए। आपको ये कांग्रेस के मैं सोच। आपको ये बताऊं, ये भी कंफ्यूजन मैं आपके साथ खत्म कर लेना चाहता हूं। मैं अभी यूएन गया था, पार्टी ने भेजा। मुझे लगता है कि मैं चौथा या पांचवा आदमी होऊंगा इस देश का जिसने कि हिंदी में संबोधित किया यूएन को। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित करते हैं, अटल जी ने संबोधित किया था, सुषमा जी ने एक बार किया था, और मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं है तो मैं हमेशा सोचता हूं कि चौथे या पांचवें नंबर का आदमी। काफी लोग थे, बड़े लोग थे। हमारे नेता पीपी चौधरी थे जो केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट में मैं गया या न्यूयॉर्क के सड़कों पर चला तो लोग, या राजस्थान का जो वहां डायस्पोरा है वहां मैं गया, एम्बेसी के डायस्पोरा में गया, मैं बिहार झारखंड का बजाना ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गया, गुजरात की संस्था में गया। मैक्सिमम लोगों को मेरे साथ फोटो खिंचाना, और जब वक्ता आते थे बात करने के लिए तो वो कहते थे कि ऐसा आदमी है जिसका कि भाषण सुनने का हमेशा मन करता है। यही हाल सभी प्लेन का है, यही हाल सभी राज्य का। आज मुझे पार्टी ने पूर्णिया, कटिहार के साथ भागलपुर की जिम्मेवारी दी है। सभी लोग, अभी भी मुझे जो कुछ लेट हुआ तो यहाँ के जितने नगर निगम के जो है पार्षद हैं, मेयर के साथ मैंने उसकी मीटिंग बुला रखी थी। पहली बार ऐसा हुआ कि सब पक्ष विपक्ष सब जो है मुझसे मिलने के लिए आया। ये चीजें दिखाती ये हैं कि पार्टी ने आपको नेता बनाया। आप जो पार्लियामेंट में बोलते हो पार्टी का समय है, वो मेरा व्यक्तिगत समय नहीं है। और पार्टी ने यदि इतना बड़ा आपका स्टेचर बना दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो उसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये बोलने से जो है मुझे अब पार्टी में कुछ नहीं होने वाला है। मैं, पार्टी ने मुझे नेता बना दिया और केंद्रीय मंत्री बनने की कोई भूख नहीं है मुझे। केंद्रीय मंत्री बनकर क्या करूंगा मैंने तो अभी आपको बताया कि मेरा नेतृत्व जो है केंद्रीय मंत्री जी जो है पूरे मंत्री रहे वही कर रहे थे। उस मंच का ये हालत है। अच्छा, नहीं, आखिर में क्योंकि हमारा आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितना मौका आपको मिलता है ऐसे कई सारे लोगों को नहीं मिल पाता होगा। मेरे ख्याल से ये भी कई लोगों को लगता होगा। पर आपने हाल ही में जो एक बयान दिया था वो विपक्ष को तो आपने जरूर खुश कर दिया। आपने कहा था कि योगी के लिए अभी नो वैकेंसी है। देखिए क्या है कि अब आप लोग बिहार चुनाव में हो, इस चुनाव में फैक्टर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी है? इस पार्टी की मजबूती नरेंद्र मोदी जी। हम यदि 272 सीट से ज्यादा लाते हैं या ला पाने की स्थिति में हैं या लाएंगे तो केवल और केवल मोदी जी के कारण लाएंगे। मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री हैं। 2029 में हम सभी पैर पकड़ के उनको कहेंगे कि आप फिर से चुनाव लड़िए। तो मैंने यही कहा कि जब वो प्रधानमंत्री पद से हटना चाहेंगे या जब उनको लगेगा कि अब हम नहीं बनेंगे, तभी ना आप कोई वैकेंसी, जब वैकेंसी है ही नहीं तो इसमें योगी जी को गुस्सा आ रहा हो, फडणवीस जी को गुस्सा आ रहा हो, शिवराज जी को गुस्सा आ रहा हो, माननीय गृह मंत्री जी को गुस्सा आ रहा हो, नड्डा जी को गुस्सा आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? जीतना तो पार्टी को ना, पार्टी जीतेगी मोदी जी के कारण। तो इसीलिए मैंने कहा इसमें किसी के कोई परवाह की बात नहीं है, किसी के कोई समस्या की बात नहीं है। आप योगी जी की बात करते हैं, हो सकता है कि माननीय नड्डा जी को भी गुस्सा आ सकता है, माननीय अमित शाह जी को भी गुस्सा आ सकता है। आपको फोन किया किसी ने कि क्यों आपने ऐसा बोला? नहीं, मुझे किसी ने फोन किया। मुझे यही कॉन्फिडेंस होता है कि मैं यदि बोल देता हूं तो मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, क्योंकि इसके बाद जो है मैं अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व से मिल चुका हूं। एक बार नहीं 10-10 बार मिल चुका हूं। कभी किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया, न इसका जिक्र किया न सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। ऋषिका जी, आप खुद अपना ट्वीट करते हो कि कोई आपकी टीम है? नहीं, क्योंकि आप फेरोशियसली ट्वीट करते रहते हो, दिन में 3-4 बार ट्वीट हो ही जाता है आपका। नहीं, मैं खुद ट्वीट करता हूं। ट्वीट और अपना फेसबुक में लगभग मैं ही चलाता हूं। आपकी ट्रोलिंग भी होती है, उससे फर्क पड़ता है? क्या ट्रोलिंग होती है? मैंने क्या कहा? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार, क्या ट्रोलिंग होती है? मैं पार्टी का एक कमिटेड वर्कर हूं। पार्टी ने मुझे, मैं, आप समझिए कि मैं यहां का आदमी हूं। मैं पैदा भले देवघर में हुआ जहां से मैं सांसद हूं, मेरे फादर वहां नौकरी करते थे, लेकिन मेरा जो पैतृक स्थान है वो यहां है। मैं चारों बार भागलपुर का वोटर होकर ही वहां का सांसद बना। पार्टी नहीं रहती तो मैं झारखंड का कैसे सांसद बनता? ना मेरे फैमिली में कोई सांसद है, ना मैं कोई चेहरे मोहरे में बहुत अच्छा हूं।
न मेरी हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, न मैं अडानी और अंबानी हूं या टाटा या बिरला हूं, कोई ऐसा भी नहीं है कि बड़ा बिजनेसमैन हूं। अब तो कांग्रेस ने वैसे भी इमेज खराब कर दी 30 करोड़ पे लाके। तो देखिए आप जितने पॉलिटिकली एस्ट्यूट है उतनी पॉलिटिकली एस्ट्यूट आपकी वाइफ है, उनकी हमेशा धक धक होता रहता है, पता नहीं क्या बोल जाएंगे, कहाँ मुसीबत में फंस जाएंगे, हमें फंसा देंगे। वो आपको एडवाइस करती रहती है कि आप सोच मत बोलिए या सोच के, क्योंकि मुझे इतना पता है कि वो संसद जब चलते रहते तो 24 घंटे वो टीवी करते लगा रहती हैं, लेकिन मैं इन चीजों को इतने हल्के ढंग से लेता हूं। मैं तो अभी 9-10 दिन जो है यूएन में था और कोई इस तरह के कोई एग्रेसिव मैंने कोई ट्वीट गांधी फैमिली के खिलाफ किए नहीं थे। तो जिस दिन मैं उतरा 8:30-9 बजे रात में, तब तक जो है कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। तो मैं पहली बार वाइफ के ऊपर चढ़ा, मैंने कहा कि देखो ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। मैं जब तक इनको गाली दे रहा था तब तक तो ये लोग शांत थे, अभी 10 दिन से जो है मैंने कुछ नहीं बोला, तो देखो तुम्हारे ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। अब बढ़िया होगा तुम्हारा फोटो देखने का मुझे मौका मिलेगा। स्टोरीज की अब आप उनको अटैक करते रहोगे? नहीं, मैंने कहा कि बहुत अच्छा होगा कि पहली बार तुम्हारा फ्रंट पेज पर फोटो देखूंगा, लेकिन आप ये समझिए कि मेरी बदकिस्मती थी या मेरी वाइफ की बदकिस्मती थी कि न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लिया उसको, और हिंदी और अंग्रेजी के अखबार में तो एक लाइन नहीं छपा। सुबह मैं उठा, मैंने अखबार पढ़ा, फिर मैंने दोनों बच्चों को उठाया, वाइफ को उठाया कि आज तो ऐसा तमाशा हुआ, क्योंकि मैं रात में उठा था तो किसी से बात कि तुम्हारा इतना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ, कांग्रेस ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लाइन अखबार में नहीं छपता है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब यह है कि सब चाहते हैं, अखबार वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, सभी पत्रकार चाहते हैं कि केवल निशिकांत दुबे ही परिवार में पॉलिटिक्स करे। तुम लोगों का समय अभी नहीं तो आया। हम ये कहेंगे आखिर में कि प्लीज आप ट्वीट करते रहिएगा, पोस्ट करते रहिएगा, क्योंकि हम लोगों को भी खबर मिलता है और हम आमने सामने ऐसे मिलते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच कि आप हम लोगों के सामने आए। और पायल, और ट्वीट करते रहिए, आगे बताते रहिए, रिसर्च करते रहिए, रिसर्च छपते बताते रहिए, रहिए, controversy छपते रहिए करते और छपाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का बड़ा, मतलब मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों के प्रति शुक्रगुजार हूं मैं कि आप लोग पटना से जो है 5 घंटा 6 घंटा जो है चल कर आए। छोटा सा शहर है, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए जिस तरह से कर, क्योंकि इलेक्शन के बीच में हूं, लेकिन जिस शहर में आप हैं, ये शहर बड़ा ही खूबसूरत शहर है, ये शहर देखने लायक शहर है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पूरी कहानी, देवदास जो इतना बड़ा फेमस फिल्म हुआ, यही चंद्रमुखी की कोठी है। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद मैं दिखाऊं कि शरद ने सारे उपन्यास यहीं लिखे। अशोक कुमार, किशोर कुमार, सभी का जन्म स्थान यही है। उनका जो नाना का जगह है वो यही है। और भगवान राम जो पैदा हुए, जिस ऋषि ने उनका मतलब यज्ञ किया, जिसके कारण कि पुत्र पैदा हुआ राजा दशरथ को, तो राजा दशरथ के जो साड़ू भाई थे, मतलब राम के जो मौसा हैं, उनका घर यहीं है। उनकी एक बहन जो थी वो यहीं ब्याही, उन्हीं के पति का यहाँ एक बहुत बड़ा जगह है। तो आप इतने बड़े जगह में, और जो मेरा गांव है वो गांव विक्रमशिला है, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला। विक्रमशिला आप लोगों को घूमना चाहिए। यहाँ से अब थोड़ी दूर जाएंगे तो मंदार पहाड़ है, जिससे कि समुद्र मंथन हुआ, जहाँ की अमृत मिला, जहाँ गिरा वहाँ कुंभ होता है। आप लोगों ने अभी इलाहाबाद प्रयागराज का कुंभ देखा है। तो इतनी खूबसूरत जगह पर आप आए, आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगली बार जब आप आए तो मैं विशेष तौर पर आप लोगों को भागलपुर घुमाने ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए।